गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सभी को महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू के अगले भाग को बताने से पूर्व संक्षेप में इसका पिछला भाग स्मरण करा रही हूं। तो बच्चों, कल की कक्षा में आपने देखा कि नीलू की माँ का नाम लूसी था और वो अल्सेशियन जाति की थी। शीतकाल में जब सभी तरफ बर्फ़ जम जाते थे और उत्तरायण के निवासियों को बर्फ़ में आने जाने में परेशानी होती थी, तब लूसी लोगों का सामान लाकर पहुंचाती थी और लोगों की मदद किया करती थी। उसी ठंड में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक बच्चा उस ठंड को सह न सका और उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जीवित था। ठंड के मारे कुत्तों में सूंघने की शक्ति कम होने से लूसी लकड़बग्घे का शिकार हो गई। तब लूसी के ना रहने पर लेखिका उस बच्चे को अपने साथ प्रयाग लाई। बड़ा होकर वह बच्चा और भी आकर्षक दिखाई देता था। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्यों से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। शब्दार्थ है कंपित काँपा हुआ अलभ्य, जो प्राप्त ना हो सके। लेखिका कहती है कि उसकी आकृति और स्वभाव दोनों ही विशेष प्रकार के थे। वह कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेता था। जब वह भौंकता था तो चारों तरफ सन्नाटे में भी एक प्रकार का कंपन हो जाता था। यह सभी कुत्तों से भिन्न था। यदि इसके प्रिय खाने को भी बिना आदर के साथ दिया जाए तो खाना तो दूर, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। यदि उसे डांट दो तो बिना मनाए वह सामने भी नहीं आता था। वह लेखिका के बरामदे में बैठकर आने जाने वालों को देखता और किसी विशेष लोगों के आने पर उसकी खबर लेखिका को देता। वह बहुत ही आज्ञाकारी था। उसे ध्वनि की अच्छी पहचान थी। यदि उसे कोई कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही है नीलू, तो वह दौड़कर आ जाता और एक ही स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता।
अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बच जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रख कर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। इसमें शब्दार्थ है आखेट प्रिय शिकार का शौकीन। लेखिका कहती है कि नीलू के पिता बहुत ही क्रोधी और हिंसक प्रवृत्ति के थे और उसकी माँ भी शिकार करना पसंद करती थी, लेकिन नीलू के अंदर इस प्रकार का कोई गुण नहीं था। वो कभी किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारता था। लेखिका के बंगले के रोशनदानों में जब गौरैया पक्षी ने अंडे दिए और उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकले, लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे तो वो नीचे गिर जाते थे। नीलू उन्हें धीरे से मुख में दबाकर लेखिका को दे देता और लेखिका उसे उनके घोंसले में रख देती। साथ ही वो पक्षियों की, खरगोशों की आदि सभी जानवरों की जो अलग अलग कमरे में थे उनकी निगरानी भी करता था। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कहानी का अंतिम भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।